बच्चे और आने वाले हैं। तो हम एनएसएस से क्या चाहते हैं, यही हम एक बताना चाह रही हूँ। एक राजस्थान का मैप है, ये इसको मैं छोड़ती हूँ, अभी आप लोगों के लिए बहुत टेक्निकल हो जाएगा। क्या नहीं कर रहे हैं हम, मैं कहती हूँ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है, तो क्यों है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्यों हमारी जो प्रायोरिटीज है वो मिसप्लेस्ड है। इसलिए मिसप्लेस्ड है क्योंकि हमारा जो हेल्थ कार्ड है इंडिया का, वो सबसे बुरा है पूरे दुनिया में। क्यों बुरा है, क्योंकि शायद हम 2022 से 25 के बीच में, मैं 25 को इसलिए एक्सटेंड कर दिया है मैंने क्योंकि कोविड से हमारी जो मृत्यु दर है वो काफी ऊपर जाने वाली है, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। तो 2022 से 25 के बीच में हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएंगे, और अगर चाइना में इसी में हराने में लग जाए तो वो भी एक अलग बात है। इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो नंबर है वो 117 कंट्रीज में से 102 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब ये है कि हमारे पास इतना भोजन होते हुए भी जो हमारी पॉपुलेशन है वो हंगरी है। हंगर इंडेक्स का मतलब ये कि हमारी जो फील्ड में जो फूड पहुंचाने की जो स्थिति है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा इन्फेंट्स हमारे यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन के कारण मर रहे हैं। हम डायबिटीज की कैपिटल बन चुके हैं ऑलरेडी। हमारा जो देश है वो सबसे यूथफुल कंट्री है। हमें बहुत गर्व है कि हम सुपर पावर बनने वाले हैं, लेकिन वो सुपर पावर किस कॉस्ट पे बनने वाले हैं। हमारे यहाँ इतनी नौकरियां हैं जो जा चुकी हैं कोविड के कारण, और आने वाले सालों में और जाने वाली हैं। इसके कारण हमारे जो यूथ है वो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। वी हैव द मोस्ट पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन सारी चीजों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्यों हम एनएसएस को बोलना चाह रहे हैं, क्यों बताना चाह रहे हैं कि ये मैं इसमें अपनी स्टूडेंट वंदना गोयल को थैंक यू बोलना चाहूंगी, बिकॉज उसका जो इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन पे काम है उससे हमने स्लाइड्स ली हैं। अगर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होगा तभी हम जीत सकते हैं कोई भी रेस। तो जो इन्फेंट है, जो बच्चा है जो इस जीवन में आया है, अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करेगा तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा। कोई भी इमारत है उसकी नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बच्चों का पोषण है, स्पेशली जो बच्चे 2 वर्ष से छोटे हैं, उनका अगर पोषण स्तर अच्छा है तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर वो 2 वर्ष के नीचे अगर वो स्टंटेड हो जाते हैं, यानी उनकी पूरे जीवन भर में वो उस ग्रोथ को नहीं पहुंच पाएंगे, उस डेवलपमेंट को नहीं पहुंच पाएंगे जो उनका पोटेंशियल था, जिसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनको मैल न्यूट्रिशन के कारण उनकी जो नींव है वो कमजोर हो गई है। 1000 दिन है, पहले 1000 दिन है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो बच्चे 1000 दिन में शॉर्ट फॉर एज हो जाते हैं, जो बच्चे छोटे रह जाते हैं, वो बच्चे कभी जीवन में आगे बढ़कर अपने मैक्सिमम जो उनकी वर्थ है वो नहीं कर पाते हैं। उनका ब्रेन छोटा रह जाता है। उनका ब्रेन छोटे रहने के कारण उनका जो परफॉर्मेंस है, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है वो पुअर हो जाता है, और उसके कारण वो पढ़ाई में पिछड़ते रहते हैं। वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, और जो उनकी बीमारी का इंटेंसिटी है, यानी कितनी तेज उनको बीमारी है, कितने दिन के लिए बीमारी है, और कितनी जल्दी वो रिकवर कर रहे हैं, वो भी उनकी पुअर रहती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है अगर वो मैलनरिश बच्चे हैं तो। आगे जाकर जीवन में वो बच्चे कभी भी उनका मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं दे सकते हैं, वो पिछड़े रहते हैं, वो अच्छे जॉब्स नहीं पा पाते हैं, बिकॉज उनका मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। तो क्या करना चाहिए हमें, जहां पे हम हैं वहीं से हम शुरुआत करें। कैसे शुरुआत करें कि हमको एनएसएस के जो बच्चे हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको कम्युनिटी वर्क करना है, तो आपको उस कम्युनिटी वर्क करने के लिए आपको कम्युनिटी में जाना पड़ेगा। आपको जरूरी नहीं कोविड में जाके आप किसी कच्ची बस्ती में कोई शिक्षा दे रहे, नहीं। आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके घर में कोई बाई आ रही है या आपके खुद के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अगर घर में छोटा बच्चा है तो उनको हम समझाएं कि हमें बच्चों को कैसा पोषण करना है। एक्साइट द यूथ जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ये एक बैटन दे रहे हैं अपने हाथ में, इस रेस की एक बैटन दे रहे हैं आप हाथ में, कि आप इस प्रोग्राम को आगे ले जाइए, आप इस शिक्षा को, इस प्रचार को आगे ले जाइए कि हमें हमारे छोटे बच्चों को सही पोषण देना है, और हमें ऐसे प्रोग्राम्स को इनेबल करना है। दीपाली हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी कंसल्टेंट है, एंड बहुत सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में शी इज वर्किंग क्लोजली विद द गवर्नमेंट। आई एम श्योर कि दीपाली हमारी मदद करेगी। अनामिका खुद एक गवर्नमेंट सेटअप में है जो हमारी एलुमनाई है। आई एम सो प्राउड ऑफ दीज गर्ल्स। और हम इसके अलावा हम इवेलुएट करें उस इम्पैक्ट को, एनकरेज करें विमेन को और फैमिली को।
हमें वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत नहीं, वुमेन के अंदर खुद के अंदर एक शक्ति होती है, उसको सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि भैया तेरे में शक्ति है, तुम उठो और अपने बच्चे का ध्यान रखो, उस बच्चे को एजुकेट करो, उसको अवेयर करना उस वुमेन को, और हमेशा एक वुमेन को अप्रिशिएट करना दैट शी हैज द स्ट्रेंथ, बस उसको पता नहीं है, और वो उसको प्रायोरिटाइज करे अपने बच्चे की, ना ही सिर्फ एजुकेशन को बल्कि उसके पोषण को भी। जब मैं इस वाली पोएम को बहुत बार बोल चुकी हूँ, और इस पोएम कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज एवरीबॉडी। तो जो पोयम है वो इस तरह से है। What is this, Richa? Can you mute this person? So we are guilty of many errors and many faults, but our worst crime is abandoning the children. आपने देखा होगा कि बहुत सारी गरीब महिलाएं जो हैं वो काम करती रहती हैं, उनके बच्चे रोते रहते हैं, उसके हाथ में बिस्किट का टुकड़ा पकड़ा देती है या रोटी का टुकड़ा पकड़ा, जिसके लिए पैसा कमा रही है, अगर उस बच्चे को नहीं देख रही है, उसको अगर उसे छोड़ रखा है भूखा, तो क्या क्या फायदा, उस पैसे का क्या फायदा। सो आवर वर्स्ट क्राइम इज अबैंडनिंग द चिल्ड्रन, निग्लेक्टिंग द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। उन लोगों को पता ही नहीं है, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि उस बच्चे को खाने की और केयर की अभी जरूरत है। मेनी ऑफ द थिंग्स कैन वेट, द चिल्ड्रन कैन नॉट। हमको उनको समझाने की जरूरत है कि बच्चा वेट नहीं करेगा, उसका जो डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है वो फिर बाद में नहीं होगा। Right now is the time his bones are being formed, his blood is being made and his senses are being developed. ये उसको समझाना पड़ेगी कि इसी समय उसकी बोन्स बन रही है, उसका ब्लड बन रहा है, उसके जितने भी उसका डेवलपमेंट है वो अभी हो रहा है। टू हिम वी कैन नॉट आंसर टुमारो बिकॉज हिज नेम इज टुडे। उसको उनको बताना पड़ेगा कि वो कल तक वेट नहीं कर सकता है, अगर वो बीमार है तो कल तक वेट नहीं कर सकता है, शायद वो बचे ही ना, और इसलिए उसका नाम टुडे है। और ये गैब्रिएला मिस्ट्रेल की 1948 की पोएम है ये। मैं उसके लिए मैं सादिया चिश्ती, मेरी स्टूडेंट अनदर स्टूडेंट पीएचडी की, उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं इस फोरम से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, हमेशा की तरह हर फोरम से मैं क्वेश्चन करती हूँ ये, कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। थैंक यू सो मच। So over to you, Richa, and thank you for giving me the opportunity to present my work. थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए। मेरे ख्याल से ये एक थॉट प्रोवोकिंग एंड होता है हमेशा सबके लिए, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस की क्या हम खो रहे हैं अगर हम एक दिन भी मिस कर रहे हैं किसी बच्चे की ज़िंदगी में। और आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, मैम को आप अभी सुन चुके हैं, डॉक्टर निमाली सिंह। She is convener IDA Rajasthan and Nitrofen Rajasthan. She is Associate Professor, Department of Home Science, and she has closely worked with government in various projects regarding nutrition, public health nutrition. She has received many awards, has many presentations. There are many achievements to her credit, and she is one of the most dynamic and upcoming person in the field of nutrition, I can say, at the present times. And we are so happy that we are associated with you all, with the Department of Home Science, who have made us capable of doing what we are able to do today. Thank you so much, ma'am. And moving forward, I would now like to welcome Dr. Dipali Hari Prasad, who is a Technical Consultant Nutrition World Bank, New Delhi. She is PhD in Foods and Nutrition and has an extensive experience in public health nutrition, especially in the field of adolescent, maternal and child nutrition, food fortification and management of severe acute malnutrition. She is associated with various organizations such as UNICEF, PATH, Nutrition International, and presently she is working closely with Ministry of Women and Child Development and implementing Poshan Abhiyan. So now she will enlighten us and make us aware about the importance of first 1,000 days of life in child's complete life, what impact it can have on its whole future. So I welcome you, Dipali, and over to you. Thank you, Richa Ji, and thank you, Nimali ma'am, for a very thought-provoking talk. And it really made us all think that what we are missing at this point and what all we do as students and as implementers of nutrition programs.
So thank you also for the opportunity to be able to present the talk here. And I thank everyone for taking out the time and attending this webinar. So I'll just quickly share my screen, just a moment. One second. One second. No issues. Can you all see the presentation? Not, yes, now. Okay. और जिन भी पार्टिसिपेंट्स को प्रॉब्लम आ रही हो वो स्पीकर की स्क्रीन को पिन कर ले, वहां ऑल पिन जैसा निशान आता है, आप कर्सर लेकर जाएंगे, उसको पिन करेंगे तो आपको केवल प्रेजेंटर स्क्रीन दिखाई देगी और कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा बीच में. So, yes, Dipali, please. Okay. So today I'm going to talk about the significance of the first 1,000 days. I mean, so मतलब क्या है first 1,000 days का? So 1,000 days बनते हैं pregnancy के 270 days plus year 1 जब बच्चा 1 साल का रहता है 365 days of that, and then 365 days of the year 2 of the child's life. So these 3 phases in all comprises of the first 1,000 days, and to me, it is a time of tremendous potential, and a lot can be done and needs to be done if we have to see that the malnutrition is reduced in a country like ours, which is a major contributor of nutrition worldwide. So to begin with, I mean, before I start the slides, I would like to, tell you कि 1,000 day का जो concept है ये आया कहाँ से, मतलब अचानक से लोग सभी 1,000 दिन की बात करते हैं, तो ये concept आया कहाँ से? So it all started in year 2008, जब एक बहुत ही prestigious journal है Lancet, आपने काफी लोगों ने उसके बारे में सुना होगा. उसमें कुछ स्टडीज पब्लिश की गई जो बहुत टॉप रिसर्चर्स थे, उन्होंने कुछ एविडेंस उसमें प्रेजेंट किया, जिसके हिसाब से कि अगर इन 2 फेजेस यानी कि प्रेगनेंसी एंड द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ पे अगर कॉन्सेंट्रेट किया जाए और इन पे ध्यान दिया जाए तो हम बहुत हद तक मैलन्यूट्रिशन को कम कर सकते हैं और साथ ही में मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर पे भी कमी ला सकते हैं. और उनका एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि बहुत सारी कंट्रीज, इनफैक्ट अराउंड द वर्ल्ड, एवरीबडी हैज embraced this concept of first 1,000 days, और सारी governments इसके ऊपर focus कर रही हैं, international NGOs and everybody who's working in the field of public health nutrition has started, looking at this opportunity of working in these first 1,000 days and making the difference. So what happens, like ये 1,000 days में क्या है? So हम public health context में अगर देखते हैं तो ये 3 phase में मैं इसको divide करती हूँ. पहला है pregnancy, दूसरा है इन्फेंसी यानी बर्थ से लेके 6 महीने तक जब बच्चा होता है, एंड फाइनली टॉडलरहुड या फिर अर्ली चाइल्डहुड जिसे हम बोलते हैं, जो 6 महीने से लेके 2 साल तक बच्चे की एज रहती है. नाउ इन प्रेगनेंसी वी ऑल नो कि बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में पलता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, राइट? तो बहुत जरूरी है कि अगर माँ स्वस्थ रहेगी और माँ का पोषण स्तर अच्छा होगा तो बच्चा भी उसको फायदा होगा. Now, coming to this infancy period of from birth to 6 months, it is all about the breast milk. Now, breast milk is the superfood. We all know कि अगर बच्चे को माँ का दूध मिल रहा है तो उसके अलावा उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, right? It is also considered as the first immunization against illness and diseases. So it is very critical that the mother is healthy during this time also, so that she can secrete breast milk as per the demand of the child. And the child is also healthy to be able to suckle on her breast. Now comes the third period, which is 6 months to 2 years. Now this is a time when the child actually starts to eat, right? अभी तक तो वो माँ के दूध पे निर्भर है, but जब 6 महीने का हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करता है तो उसका सारा जो न्यूट्रिशन है वो सिर्फ माँ के दूध से नहीं बल्कि जो वो खाता है मेजॉरिटी उससे आता है. तो वो क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है, if he is taking the diverse diet or not, ये सब चीजें निर्धारित करती हैं कि बच्चे का पोषण स्तर कैसा रहेगा. So these are the 3 key phases of the first 1,000 days.
So now moving on to, so before I, talk about the significance of this period, I just want you to see this slide. और ज़्यादा मतलब graph के, it's not a very complex graph. It just tells you how a human brain develops. और इसका जो importance है ये मैं आपको फिर आने वाली slides में भी बताऊंगी. तो अगर आप नीचे देखेंगे तो ये months, ये time बता रहा है, ये months बता रहा है और फिर यहाँ पर years आते हैं. And these are the 3 graphs. ये आप जो ग्राफ देखेंगे, येलो जो लाइन है वो इंडिकेट करती है सेंसरी डेवलपमेंट, यानी जो हमारा विजन है, हियरिंग है, टच है, स्मेल है, ये जो सारे सेंसेस हैं ये आप देखें तो ये फर्स्ट ईयर में मेजॉरिटी में डेवलप हो जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट ईयर पीरियड, राइट? नाउ द सेकंड लाइन इज अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट. ये जो दीपाली, your slides are not moving. Is it? Yeah, your presentation is not moving. अरे अच्छा. Now it is visible. Now it is visible. I think you have not done the slideshow. You have not done the slideshow option. अभी है slideshow? हो रहा है? हाँ, now it is moving. Slide दिख रही है. हाँ. अभी it is moving? Yeah, it is now the human brain development slide. Yeah, so I'm talking about it. Okay. Yeah. So sorry. Okay. Alright. तो मैं जो बात कर रही थी वो मैं दोबारा से एक बार करती हूँ कि इसमें जो हम 3 फेजेस देख रहे हैं. सो द फर्स्ट इज अबाउट द सेंसरी डेवलपमेंट. तो अगर आप देखेंगे येलो जो लाइन है ये इंडिकेट करती है कि कितना सेंसरी डेवलपमेंट होता है हमारा और किस टाइम पे. तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में ये मेजॉरिटी डेवलपमेंट आपका हो जाता है, राइट, एक बच्चे का. Now the second line is the blue line, which is the language development. So now if you see the development just not happens in the first year. ये birth से भी पहले शुरू हो जाता है, यानी ये pregnancy के time पे ही language development का जो part है brain के development में वो शुरू हो जाता है. Similarly, the third aspect is the higher cognitive function. Now cognitive development is about the learning abilities, समझना किसी बात को या किसी बात को इंटरप्रेट करना या कंसंट्रेशन लेवल्स, आपके सोशल स्किल्स, आपके इमोशनल स्किल्स, ऑल दिस इज अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और अगर आप इसको देखेंगे ये भी प्रेगनेंसी से ही शुरू होता है एंड द पीक रीचेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years and then also the development takes place, but then it is not at that level. It goes down, but it keeps happening at some level during the coming years as well. So इस स्लाइड के थ्रू मैं ये बताना आपको चाहती हूँ कि जो फर्स्ट 2 years हैं ये सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से ही नहीं, ये हमारे ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से भी कितना क्रिटिकल है. Can you see the slide now? It is the human brain slide, not the next slide. I have changed it. No? No. I think, yeah, why is it so significant? Yeah. So I think there's some problem probably with my laptop. So I have to first go back and then put it on. So I'll keep doing that if you don't mind. Yeah. Okay. So now why is it so significant, right? So thing is कि अगर हमें इस पीरियड में, ये प्रेगनेंसी और जो चाइल्डहुड का पीरियड है, अगर इसमें राइट केयर और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो इसमें बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है. फार रीचिंग इन द सेंस कि ये सिर्फ अभी हमें इम्पैक्ट नहीं करेंगे, अभी एक प्रेग्नेंट वुमन को इम्पैक्ट करेंगे या अभी एक बच्चे को इम्पैक्ट करेंगे, ऐसा तो है ही, लेकिन साथ ही में ये बहुत लंबे समय तक एक बच्चे की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे. एंड हाउ दैट वी विल सी नाउ. So first of all, it will lead to maternal nutrition. 2 तरह से ये इम्पैक्ट करेगा. पहला तो ये मदर को इम्पैक्ट करेगा क्योंकि मदर एक मैलनरिश हो सकती है अगर इस टाइम पे केयर और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, राइट. मैटरनल न्यूट्रिशन की वजह से क्या क्या हो सकता है? इट कैन लीड टू लो बर्थ वेट बेबीज, जिनका वेट 2.5 किलोग्राम से कम होता है, उन्हें हम लो बर्थ वेट बेबीज बोलते हैं. और ये वो बेबीज होते हैं जिनमें आगे मैल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बहुत होते हैं, प्लस इनमें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी यानी बीमारियों के और मृत्यु का भी खतरा इनमें बना रहता है. सो इट कैन लीड टू लो बर्थ वेट चिल्ड्रन. इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी. माँ में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डिलीवरी के टाइम पे, और साथ में जो बच्चा जन्म लेता है उसमें भी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. एंड देन फाइनली मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, दोनों ही माँ और बच्चे दोनों में ही मृत्यु का खतरा बना रहता है अगर माँ कुपोषित है. नाउ कमिंग टू चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन, अगर बच्चा
कुपोषित होता है, अगर उसको इस दौरान इस 100,000 डेज में अगर ध्यान नहीं दिया गया है तो बच्चा भी मैलनरिश हो सकता है एंड इट कैन लीड टू पुअर ब्रेन डेवलपमेंट। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि फर्स्ट 2 years में ब्रेन डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है तो पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होगा, पुअर इम्यूनिटी होगी, बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या हम इम्यूनिटी बोलते हैं, जो बीमारियों से लड़ने की उसकी जो ताकत है, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती है। पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड देयरफॉर पुअर स्कूल परफॉर्मेंस। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, अगर उसकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी डेवलप नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, तो आगे जाके ये बच्चा स्कूल में पुअर परफॉर्म करता है, पूरी तरह से स्कूल अटेंड नहीं करता है। हम बहुत देखते हैं कि ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं कुछ बच्चे आगे जाके, वो सभी किसी न किसी कारण से रहते हैं और इसमें मैल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण है। एंड फाइनली लो प्रोडक्टिविटी इन एडल्टहुड। तो हम सिर्फ ये 2 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 2 साल का इतना बड़ा इम्पैक्ट फ्यूचर पे भी है। ये इस बात से पता चलता है कि बहुत सारा एविडेंस है कि जो बच्चे इस 2 साल के दौरान मैलनरिश रहे हैं, वो आगे जाके, एक तो बच्चे हेल्दी नहीं हैं, दूसरा वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, पढ़ाई आगे तक कंप्लीट नहीं करते हैं, और इसी की वजह से आगे जाके वो अपना जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, कमाने की जो क्षमता है, वो उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। ना जब हम मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जैसा निमाली मैम ने भी बताया कि इंडिया की बात किए बगैर हमारा मैल न्यूट्रिशन के बारे में बात करना एक फीका फीका रहता है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल मैल न्यूट्रिशन के लिए। हमारे यहाँ हर दूसरा बच्चा मैलनरिश्ड है, या तो वो स्टंटेड है यानी उसकी हाइट कम है अपनी उम्र के अनुसार, या फिर वो वेस्टेड है, मतलब हाइट के अनुसार उसका वजन नहीं है। So more than 50% of children below age 5 years in India are malnourished. और राजस्थान, आपके राजस्थान में तो इसका और भी ज्यादा नंबर है, about 62% children are malnourished. Now talking about anemia, anemia भी एक public health problem है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जितने mothers और women और children anemic हैं, उतना और कहीं देखने में नहीं आता है। It is also because of the diets that we have, और बहुत सारे factors हैं। तो अगर हम देखें तो 60% जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पे अंडर 5 years are anemic. Same situation is in Rajasthan also. And if you talk about the women of reproductive age, यानी 15 साल से और 39 साल तक की जो महिलाएं हैं, वो more than 50% are anemic. And similarly 50% women जो pregnant हैं वो भी anemic है। तो हमारे यहाँ जो मैल न्यूट्रिशन की स्थिति है वो इतनी गंभीर है कि हमें तो ये 1000 डेज पे काम करना बहुत ही जरूरी है, और सबको मिलके काम करना बहुत जरूरी है। नॉट वन पर्सन कैन रियली सॉल्व दिस प्रॉब्लम और वन डिपार्टमेंट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट विल नॉट हैपन। तो क्या किया जाए? अब हमने तो ये देखा कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या है, राइट? So now I'll quickly take you through these 3 phases and talk about what can be done or what should be done. What are the key aspects of these 3 phases which need to be taken care of? So starting with pregnancy, हमें सबको पता है कि अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? ज्यादा खाना है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज्यादा बार खाना है, करेक्ट? डाइवर्स डाइट, उसकी डाइट डाइवर्स होनी चाहिए, यानी सिर्फ एक ही चीज ना खाए, उसके जो भी खा रही है वो उसमें डिफरेंट फूड ग्रुप्स इंक्लूड होने चाहिए। और आयरन रिच फूड्स का बहुत महत्व है क्योंकि अनीमिया इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे। द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द एंटीनेटल चेकअप्स। खाना तो अगर अच्छा मिल भी रहा है, बट इफ द बेबी इज नॉट ग्रोइंग वेल, इफ द वुमन हैज एनीमिया, तो ये सब चीजें तभी पता चलती हैं जब वो जाके अपना चेकअप कराती है। और सरकार के नॉर्म्स के अनुसार एटलीस्ट 4 एंटीनेटल चेकअप्स उसको कराने चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टू बी श्योर दैट एवरीथिंग इज फाइन। तो इसमें आप उसकी जांच होती है, एब्डोमिनल चेकअप होता है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है, उसको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और खून की जांच होती है, जिससे पता चलता है कि यू नो द प्रेग्नेंट लेडी इज डूइंग फाइन और नॉट, एंड इफ द बेबी इज ग्रोइंग वेल और नॉट। देन IFA एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, जो आयरन फोलिक एसिड, हम सभी जानते हैं कि ये प्रेगनेंसी में कितना इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे यहाँ इसका जो फिगर्स हैं, जो महिलाएं IFA रेगुलरली खाती हैं, उसके फिगर्स बहुत ही पुअर हैं। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन।
बर्थ प्रिपेयर्डनेस, महिला को तैयार करना कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराए, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराए और घर पे ना कराए। ये सिर्फ एक रूरल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अर्बन प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अर्बन एरियाज में भी हम देखते हैं कि कई बार घर पे ही डिलीवरी होती है। So this is also something that needs to be taken care of during pregnancy. And of course, hygiene and sanitation, जो हम सभी जानते हैं, and given the COVID situation, इसकी importance इससे ज़्यादा हम नहीं emphasize कर सकते, given the current context. Now coming to the next phase, which is first 6 months. इसको दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इमीडिएटली जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद की केयर, और फिर 6 महीने तक की केयर। सो अगर फर्स्ट आफ्टर बर्थ केयर की हम बात करें तो सबसे जरूरी है इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग, यानी 1 घंटे के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराना है और उसकी बॉडी हीट को बचा के रखना है। एंड मदर के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको न्यूट्रिशियस डाइट दे। इन अ स्टेट लाइक राजस्थान वेयर देयर आर सो मेनी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट फीडिंग द मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months एंड स्पेशली इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जहाँ पर इतने टैबूज हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, गर्म नहीं खाना चाहिए। This is something that really needs to be taken care of. After that time passes, it's about exclusive breastfeeding. अब exclusive breastfeeding होनी चाहिए 6 महीने तक, जिसमें breast milk के अलावा और कुछ भी दिया नहीं जाना चाहिए। Breast milk is a complete milk, is a superfood, everything we know. But अभी भी अगर आप गाँव में जाएं, शहरों में भी पानी तो लोग पिलाते ही हैं और टॉप मिल्क भी बहुत जल्दी शुरू करते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इतना रिसर्च और इतना एविडेंस है हमारे पास कि अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है पूरे 6 महीने तक, तो उसमें बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो मेंटली बच्चा बहुत स्ट्रांग होता है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस पे तो जितना एम्फोसिस किया जाए उतना कम है। और अगर हम ये फिगर्स देखें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली इनिशिएशन आप देखिए राजस्थान में इट्स ओनली 28% एज कम्पेयर टू 42%, विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर इंडिया। बट राजस्थान में तो सिचुएशन और भी खराब है। Similarly, for exclusive breastfeeding, things have improved in the past, and there is some improvement in the figures. लेकिन अभी भी हम 50% से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा हैं exclusive breastfeeding के लिए. And the other two points to remember are to maintain hygiene and sanitation, and immunization ensure करना बच्चे को during the first 6 months. And finally, the period which I consider as the most critical, because this is the time when the malnutrition in children sets in. क्योंकि ये टाइम है जब बच्चा माँ के दूध से बाहर निकलता है, माँ का दूध चलता है, लेकिन उसको अपनी ग्रोथ के लिए कुछ खाने की भी जरूरत होती है। और यही वो टाइम है जहाँ पर हम देखें, अगर हम फिगर्स से स्टार्ट करें, अगर हम सबसे नीचे वाला अगर फिगर्स देखते हैं तो इंडिया में सिर्फ 7% बच्चे ऐसे हैं जो एडिक्वेट डाइट जिनको मिलती है 6 महीने से 2 साल के बीच में, ओनली 7%। एंड इन राजस्थान इट इज ओनली 3%। एडिक्वेट डाइट का मतलब है कि वो डाइवर्स डाइट हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, कि भाई कितनी बार दिन में खाना है, कितना खाना है और क्या क्या खाना है। सो यू नो, ये तीनों चीजें मिला के एक एडिक्वेट डाइट बनती है। तो इसके फिगर्स आप देखेंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि इंडिया की स्थिति इस वक्त कहाँ है। और इसीलिए हमारे यहाँ दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द malnutrition, the stunting figures that Nimali ma'am also showed some time back. क्या ध्यान रखना है? एक तो टाइमली इनिशिएशन, 6 महीना पूरा होते ही कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना है। कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 years, ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखनी है कम से कम 2 साल के लिए। एंड विच आई हैव ऑल्सो एम्फसाइज्ड हियर, इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी विद इंक्रीज एज। ये आप कहीं भी पूछ लीजिए, ये इसकी नॉलेज हमारे यहाँ, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे आशा वर्कर्स, ANMs, हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, हमारे अर्बन सेक्टर में भी अगर आप किसी से पूछेंगे, पीपल आर नॉट अवेयर कि अगर बच्चे की उम्र बढ़ रही है 6 महीने के बाद तो उसको कितना उसका खाना बढ़ना चाहिए और उसको क्या क्या खिलाना चाहिए, कितनी बार खिलाना चाहिए। So there is really, this is something that really needs to be taken up on a vast scale and on a mission mode. And finally, to ensure hygiene and sanitation, which also plays a major role now that the child is eating the outside food or the food beyond the breast milk, basically. So finally, क्या होगा अगर हम ये सब चीजें करने लगेंगे? तो इससे क्या हो सकता है? बहुत बहुत फायदे हैं। और ये फायदे ये सिर्फ
theory nahi hai. This is something that has been spoken about, and also there's a lot of studies, there's a lot of research that has happened and which has proven to be very accurate. Children are more likely to be born at a healthy birth weight, right? There will be lower risk of illnesses and disease. They go on to be better learners, यानी उनकी learning जो capabilities हैं वो अच्छी होंगी अगर उनको pregnancy और जो first 2 years हैं उनमें अच्छा nutrition और health मिला है. And they will have fewer behavior problems. Not many of us understand that it's not just about the brain development. It also, it also affects how you behave socially, how you behave emotionally. और आजकल जो हमारे यहाँ बच्चों में जो behavioral issues हैं, बहुत हद तक उन पे हम काबू कर सकते हैं, या उनको हम शुरू में ही अगर हम उन पे ध्यान दें तो ये चीजें काफी हद तक कम की जा सकती हैं. They enjoy improved health as adults. So it's not just about childhood, it's not just about adolescence. The impact of care during first 1,000 days go much beyond the adolescence as well and the childhood as well. जब बड़े होते हैं ये बच्चे जिन्हें अच्छा केयर और न्यूट्रिशन मिला है, they obtain desired height. They have lower chances of obesity and non-communicable diseases. Non-communicable diseases हमारा heart diseases, the diabetes, ये सब चीजें जो अभी निमाली मैम ने भी बताया कि we have become the hub of diabetes worldwide. I mean, these are all issues that are, related to the care during first 1,000 days. So, and finally, they enjoy improved economic security. If they are good in studies, if they can study more, they are, good socially and emotionally. The development has happened fine for them. They will definitely have an improved economic security because it will increase their work capacity. और एक छोटा ट्रिविया जो मैंने नीचे मेंशन किया है, it just goes on to prove how much it affects, the period ranging from childhood till the adulthood. So if children get good nutrition in their first 1,000 days, they are 10 times more likely to overcome the life-threatening diseases as compared to the children who have not got the right nutrition. These children also complete 4.6 more grades at school as compared to the children who have suffered during pregnancy and first 2 years. They also go on to earn 21% more wages. तो इनकी जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं ज्यादा होती है ऐसे बच्चों से जो malnourished रह गए या जिन पे ध्यान नहीं दिया गया. और ये सभी चीजें, these all things that we are talking about have been studied, have been published, have been put in the public domain with a lot of evidence and with a lot of backing. So finally, I can't I just want to give the credit to these two ministries who are working a lot on the first 1,000 days. These are the two major ministries, the major programs in India that work on the first 1,000 days. पोषण अभियान, जैसा कि मैंने बताया कि पोषण अभियान is an extension of ICDS, right? ICDS तो बहुत सालों से हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन पोषण अभियान को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि the government wanted to shift the focus on the under 2s. Okay, so पोषण अभियान जो फोकस करता है वो first 1,000 days पर करता है, और जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं या बिहेवियर चेंज रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो पोषण अभियान के अंतर्गत किए जाते हैं. आज जो हम ये वेबिनार कर रहे हैं या अवेयरनेस जनरेशन जो एक्टिविटीज हम पोषण माह के अंतर्गत करते हैं, इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड लेटिंग पीपल नो हाउ इम्पोर्टेंट द फर्स्ट 1,000 days are and the different activities under these first 1,000 days are. The second program is a national health mission, of course, and the Poshan Abhiyan works very closely with it. और जो भी health related aspects हैं, जो antenatal, postnatal care है, supplementation है, institutional delivery है, management of illnesses है या immunization है, ये सभी चीजें health department या Ministry of Health के under में provide की जाती हैं. So I think these two programs, these are also one of world's largest programs run in the country. And these are doing their bit to see that we focus enough on the first 1,000 days. And I think all of us in some capacity or the other needs to see that we also, focus on these first 1,000 days and increase awareness about it. Thank you.
Thank you, Dipali. It was an excellent presentation, I must say, and I think बहुत सारे ऐसे important aspects जो बच्चों को नहीं पता होते हैं, बहुत ही simple language में आप समझा पाए हो. So I think it was like a flow. The whole presentation was like a flow, and we really enjoyed it. So thank you so much for taking out time and being there and enlighten our students for this. Thanks. I'll be happy to take any questions if. Yeah, if there are any questions, anybody wants to know something. I just want to say it was a wonderful presentation, Dipali, and I must congratulate you because you have actually आपने ऐसे बताया बच्चों को समझाया कि क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और आने वाली लाइफ में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है. So thankful to you that you could spare so much time to guide us, the students. It was very, very interesting and informative. I congratulate you, and this is our next speaker, Prachi. Yes. Wonderful, wonderful to have you, Prachi. Wonderful to have you as a speaker. I think Thank you so much. Yeah. there is one question. I don't know. Is there any scale which tells about the right nutrition? Actually, it is a vast topic in itself, I suppose. So, if Dipali would like to comment on this. Yeah, so there is, और ये WHO growth standards WHO ने रिलीज किए थे जो अंडर 5 चिल्ड्रन के लिए अलग अलग स्केल पे हमें बताते हैं कि बच्चे का क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस है. तो उसमें आपको वेट और हाइट और एज ये 3 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है और इसके बेसिस पे अलग अलग आप न्यूट्रिशनल स्टेटस मालूम कर सकते हैं कि बच्चा ठिगना है या बच्चा दुबला है या बच्चा ओवरऑल ही malnourished है. तो ये अंडर 5 के लिए होता है. ओवर 5 इयर्स और जो एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स में हम देखते हैं वो हम BMI कैलकुलेट करते हैं जो हमारे वेट और हाइट के अकॉर्डिंग होता है. So yeah, these are the scales that are available. There is one more query. Is it unique for all races? So Unique. What is unique? These scales, are they unique for all races? He wants to know if there are differences, and like for Indians, there are different categories, and Asians or kind of No, thing. not really. So WHO standards जब जिस तरह से इनका प्रोसेस होता है बनाने का वो बहुत सारे कंट्रीज में स्टडी करते हैं. So they take up like different parts of the world and ताकि representative रहे. जैसे साउथ एशिया है तो उसमें उन्होंने इंडिया को लिया एज अ representative country. सिमिलरली वो अफ्रीकन कंट्री लेते हैं. इसी तरह से वो बहुत सारी कंट्रीज को मिला के और फिर एक ऐसा स्केल तैयार करते हैं जो कि शुड बी representative of for everybody. So they cannot have different scales. So, but the one that WHO recommends is for everyone. And there is one more question which is not directly related to the topic, but Pooja Chaudhary wants to know, using iron utensils in cooking also helps in increasing iron content. Is it true or myth? So this is a topic which is still under research. There are certain researches which claim that the iron levels improve when we consume food cooked in iron utensils, and there are some which say that the impact is not that much. Lekin there is no harm in it. जरूर खाना चाहिए मेरे हिसाब से. अगर ज्यादा नहीं भी मिलेगा तो थोड़ा बहुत भी मिलता है तो आयरन की तो ऐसी हालत है हमारे कंट्री में कि जितना मिले उतना अच्छा है. So I think there is no harm in it. Yeah. Okay. If there any other question, anybody wants to ask something, otherwise we'll move forward to our next speaker. Okay. So we'll move towards our next speaker, Dr. Prachi Avinash, who has joined us just a moment from Udaipur. And is the screen visible? Presentation. So Prachi is, I think, one of the few promising people in the field of nutrition in Rajasthan. Your slide is not visible. Not visible? No. Okay. I'll see them again.
Now? Yes. Now is it Yes. visible? Yeah, it is visible. Okay. So Dr. Prachi Avinash, as I said, she is one of the most promising people in the field of nutrition now in Rajasthan. She's PhD in nutrition and she's presently working as faculty Department of Food Science and Nutrition, CCAS, that is Maharana Pratap Udaipur Agriculture University. And recently we have been able to work closely, and her enthusiasm is contagious, I must say. And there are many academic achievements. She is a has a postdoctoral fellowship. She has many books to her credit and book chapters. She has received many awards, and there are many. She's like associated with different kind of agencies where she is able to work in the field of nutrition, especially public health nutrition. And so I welcome her today to make us aware about these Nutri Gardens. And over to you, Prachi. I welcome you and thank you for taking out your time to be with us today. Thank you so much. First, since it is raining here in Udaipur, so welcome everybody in such a pleasant climate today. And I would like to confirm, is my audio and video clear? Because of the rain, Yes, there might be some issues. yes. Right now, it's we can see you and the voice is clear. Okay. And if I need to present, so There's an option of present now there on the yeah, right so hand corner. it says entire screen. Should I present it? Yeah, that will cover everything on your screen, whatever you present. Yeah, but the share option is not there. No, no. Present now. You click on present now. Okay. Is the slide visible now? Not now. Prachi, when you see, just listen. When you see present now, there will be in your computer there will be a window. हाँ, उस विंडो पे देखना, वहाँ पे शेयर का ऑप्शन, उस विंडो पे क्लिक करोगे तो शेयर का ऑप्शन दिखेगा. Then you click on that share. Ma'am, it's already presenting from here, so I don't know. No, I think Or Presenting is all right. you need to click on a window and then it will show you different windows of your computer screen, and then you need to click on your presentation. just a Yes. second. Now, I can use yeah. my Yeah, see now. mobile. Yes. Now it is visible. Yeah. Okay. Yeah. So first of all, I would like to thank Dr. Seema Agarwal, Madam, Principal, Kanodia PG College, and Dr. Richa Chaturvedi, Ma'am. In fact, a very close connection with you, but formal thanks is very important. So the head of Department of Home Science, and Dr. Achal Puri, NSS Project Officer from Kanodia College. And special thanks to Nimali ma'am for many spoken or otherwise matters. I don't need to mention many things. And so I'm confused. If I move my, okay. How do I go about it? I think I think this presentation from the mobile is not very, it's not taking any presentation from my laptop. okay. There can be two ways. If you find it convenient, you can send it to me. I can present it from here. Yeah, that would be easy enough. Just Yeah. 1 minute. It says can't share your screen. You are joining from a mobile, and that might be having some problem. So if you can just mail your presentation, I can start it from here. Okay, just 1 second. Yeah. You'll need 5 minutes to start.
Because on the mobile, then those notifications are continuously coming, and then it is going to In disturb. the meantime, if anybody has any queries or any comments regarding 1000 days, क्योंकि पता है यहाँ पे नॉन न्यूट्रिशन के लोग भी हैं, और अगर उनको कुछ और जानकारी लेनी है इस बारे में, तो वी हैव वेरी elite people, specialist in nutrition. दीपाली को आपने सुना, डॉक्टर कनिका वर्मा, डॉक्टर रेशमा गुलचंदानी भी है यहाँ पे. तो अगर आपको किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. In the meantime, Prachi is sending us the presentation. Or anybody would like to? Yes, and I can see in the chat box, Kanika ma'am has said Dipali excellent presentation. So proud of you. And somebody has asked about the utensils. Any other questions that you have, you want to ask, you can ask us. Any query regarding nutrition? 1000 days ही जरूरी नहीं है, कुछ और भी अगर आप पूछना चाहें इस फोरम पे तो आप पूछ सकते हैं जब तक ये प्रेजेंटेशन लोड हो रहा है. Yeah, I have sent the mail. Please check. ऋचा को भेजा है तुमने? Yes, ma'am. I'm just checking. Okay. Yes, ma'am. Because I am used to the other platforms and I have not used this, so my apologize. No issues. Meanwhile, I would like to inform, especially the IDA committee members here, that since Nimali ma'am has given me the opportunity to work as a lead of the activities which are being conducted in Udaipur under the IDA banner, and I had also identified a co-lead for me, that is Dr. She is Miss Sushma. Are you there, Sushma? Can you please, so that Nimali ma'am can, you can get introduced to Nimali ma'am. Hello, ma'am. I'm present here. Hi, Sushma. Welcome to the club, and I hope that you do a lot of good work in Udaipur, and we are looking forward that our Kota club and our Jodhpur club is also activated, so that we can really pass on these messages of nutrition and create nutrition awareness. And I'm so happy that I want these young, energetic girls to take the lead now, so that we can really make an impact in Rajasthan regarding nutrition. So welcome. Thank you so much, Nimali ma'am, Prachi ma'am, and all the seniors present over here. I got this opportunity, and I feel so blessed that I had this opportunity at such a young age, and I will give my best. And I will try hard. Welcome. We welcome you, Sushma, and I think we can start with the presentation now. Yes, but yeah. Can we come to the first slide, please? Yeah, just a moment. Okay. Okay, shall I start? Yeah. Okay. So here I welcome all the participants. Moreover, I think most of you are the NFS students, and few of my students are also here, and many non-nutrition background people, and everybody interested in this very important topic actually, which is touching each and everyone's life. And here I've been given the task. I just have to talk to you about Nutri Gardens. So what is a Nutri Garden and why do we actually require a Nutri Garden? I would request the participants to please mute yourself. Sushma, dear, please mute yourself so that there is no disturbances. Okay. So here we have been talking about malnutrition. You have seen, आप लोगों ने पहले की स्लाइड्स में बच्चों देखा है कि कैसे हम इंडिया में कितने ज़्यादा malnourished है.
तो मुझे जरूरत नहीं है कि हम स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट की मैं बात करूं फिर से। लेकिन यहाँ पर आप एक प्रेवलेंस जो है मल्टी न्यूट्रिशनल, मल्टीपल मैल न्यूट्रिशन है लोगों में, बच्चों में। इसका मतलब कुछ बच्चे जो वेस्टेड है वो स्टंटेड भी है, जो स्टंटेड है वो अंडरवेट भी है, तो वहां पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अडल्ट हैं, सो अडल्ट जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इज नॉट हेल्दी। या तो उनका BMI 18.15 से कम है, दैट मीन्स दे आर अंडर नरिश्ड, अंडरवेट, और या फिर उनका BMI 30 से ज्यादा है, दे आर ओवरली नरिश्ड, दे आर obese. So there is not a proper distribution of nutrients among the population, and plus we have micronutrient deficiencies also. We have iron deficiency, we have iodine, vitamin A, vitamin B, D, vitamin deficiency. So many deficiencies are also there in our population. Next slide, please. And if we look into the international data, here you can see that in 2010, India was on the rank 95 in struggling against hunger. But as we advanced to about 2019, we have dropped down. Our rank has dropped down. We have reached 102 rank now. That means we have not improved. एंड जो हमारा इम्प्रूवमेंट है वो कितना स्लो है, 2005 से देखें टू फ्रॉम 2005 टू 2019, ऑलमोस्ट 20 इयर्स। इन 20 इयर्स में भी हमारा इम्प्रूवमेंट स्लो हो गया है बहुत ज्यादा। द ग्राफ इज ड्रिपिंग डाउन। सो दैट मीन्स वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सर्टेन थिंग्स कि हमें फूड, इफ वी लुक इनटू प्रोडक्शन, yes, we are producing. India is a good major producer of staple crops. We are producing well. But what about the intake? कहाँ जा रहा है वो प्रोडक्शन जो है? क्या हम अच्छे से खा नहीं रहे हैं? क्या हमें अवेलेबल नहीं हो रहा है? What is the reason? Okay, next slide please. So we need to look into the household food supplies. Okay. Now having access, what is household food supply? Having access to enough nutrition and safe food to meet the dietary needs of all the household members year round. If every member of the house is getting proper food, nourishment through food, and the food is safe, then we can say that the household has a good food supply. But moreover, poor diets and inadequate food intake is not always the criteria. There is also a lack of knowledge, what kind of food to eat, how to make correct choices while purchasing or selecting food, how to prepare the food properly to avoid certain losses, what food for which age should be given. Certain issues also are important when we talk about the nutrition or nourishment of the family. Next slide. So coming over to Nutri-Gardens, and I have mentioned ensuring safe nutrition. So Nutri-Gardens would ensure safe nutrition. How? How are Nutri-Gardens a source of safe nutrition for us? Majorly, what are Nutri-Gardens? So when we are growing fruits and vegetable crops in the backyard of a residential house to meet the food requirements of a family all round the year, can be termed as Nutri-Garden or kitchen garden or a home garden. And more technically, the definition says an integrated system which comprises of different things in a small area. Now this is a small area, chota garden, and this is not a large farm or a field, okay? And in this small area, what all we are doing? So there is a family house, there is a living or playing area, then there is a kitchen garden, there is a mixed garden, we might have a fish pond also, there may be storehouses, and of course the people who are living there. And this garden produces foods and vegetable products including staple crops, vegetables, fruits, medicinal plants, etc., which are utilized for consumption and can also be utilized for income generation. Next slide. Any area of garden, layout, crops selected, etc. depends on the availability of
food. Okay, so availability of the area basically. So and the people who are working there. The slide share I think has stopped due to Yeah, some yeah, reason, but yeah, I yeah. would Just continue. yeah. देखिए आप लोग सब ये जान सकते हैं कि जो रूरल एरियाज हैं, उनके पास काफी लैंड है, and they don't have a limiting factor. Land is not a limiting factor for them, and they can grow a nice good nutri garden. But those people living in the urban areas, they have land as the limiting factor. But still we have many other options like terrace gardens or balcony gardens. In the buildings, people are growing vegetables, fruits in the pots, in many other things. We will be talking about the cement bags or pots and things like that. So, next slide. So, the significance of Nutri-Garden says that enough nutrition, enough nutritious non-staple foods for all the family year round. So, the garden is going to provide enough nutritious food for the family, and if there is some extra stock, then this can be used, it can be processed into value added products, it can be stored or reserved for occasions or emergencies, or it can also be sold out for income generation. So first is this. Second says income from the sale of home garden produce. So as I said, if it is sold out and income is generated, it can be a help. For the rural background, it can be a help when they are, purchasing their other requirements, other commodities to lead their life. And in urban areas, this income from the Nutri Garden, इस इनकम को वो लोग गार्डन के इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं, those who don't want another source of income. And farm development. So what is farm development? When we have a Nutri Garden or a home garden, we would also have a small nursery. Why? Because we would be growing plantation seedlings, we would be conserving seeds for next year plantation, we would be processing and storing these seeds. So this is leading to a farm development also. Next slide. So quickly let us see what are the objectives of Nutri Garden. Efficient and effective use of available area for growing essential vegetables and fruits by a family. It saves some money as fresh fruits and vegetables in the market are more costlier. When you go for organic farming, organically grown fruits and vegetables, they are more costlier. And if you grow at home, then it would be much cheaper. Then it is also giving a small contribution to the vegetable and fruit production of the country. Though we are not contributing majorly, but still since we are producing and we are consuming, so that a small percentage of contribution also counts. It constitutes a very healthy hobby, and the spare time of the family is well utilized. Also, the aim and plan of the Nutri Garden should be in a way that continuous supply of vegetable and fruit should be there throughout the year. So, we will be talking about scientific crop rotation and in which season we can grow which plants, so that every time you get a non-stop or continuous supply of vegetables and fruits. And you will not be using toxic chemicals in your Nutri Garden, so the fruits and vegetables would be free from it, and you get a very good chance of educating children and other people in your family or the community, and because you become a plant lover, you become an environment lover. Next slide. Now, any Nutri Garden should be technically divided into 3 sections. First would be the social area, second utility area, and third production area. Let us talk about land first. A person in the rural area, तो रूरल एरिया में जो रहेगा उसके घर के आसपास जब न्यूट्री गार्डन डेवलप करेगा, what will the person have? The person will have a social area where mostly all the social activities will be taken place, like meeting, talking, children will be playing. There would be a display garden which can have ornamental plants and flowering plants and beautiful plants like that.
Then there is a second area, that is the utility area, where living is done, where washing. Now this is a washing area. You need to wash your hands. You need to wash your produce. You need to wash your equipment. So washing area, storage of seeds, storage of equipment, storage of manure, all these things. So this becomes a utility area. And then the production area, जहाँ पर basic production हो रहा है, where the crops are there, and also in rural families they also rear the animals. Now talking about these areas in the urban houses, if you have an urban house, if you're talking to any person, since NSS students are there for awareness generation of people, so whenever you're talking to any person in the community living in urban areas, you can tell them that whatever available space they have, जो भी है, balcony है, terrace है, जो भी उनके पास जगह है, they should divide it into these 3 sections so that a better planning can be done and better utilization of the space can be done. Next slide. Coming over to the planning, see, a Nutri garden should always be first planned properly. When you plan it, make a map out of it. मैप में आप कहाँ पर क्या ग्रो करेंगे, कहाँ स्टोरेज होगा, कहाँ पर आपका से वाटर सप्लाई कहाँ से होगी, इरिगेशन का मेथड क्या होगा, how will you water the entire garden, and when you plan everything, keep it on a paper, keep a copy of it on your paper. Why? Because every year, you know, you will be rotating the crops. After the summer season, when it comes to winter, in between, during the monsoons, you're going to plan for the winter. So you need all the plan in your hand. So which area gets how much of sunlight, which area gets how much of air, and accordingly you can plan the crop positioning. Next slide. When we are starting a Nutri garden, what are the points we should take care of? Type and size of the garden. This we will decide according to the available area. Preparing the garden site. We will be talking about that. How are we going to prepare the garden site? Choosing garden crops. Then planting the garden. When and how. Which season and how to plant. Then starting from seeds or small plants. Small plants means saplings. कभी हम बीज भी बो सकते हैं. We can sow the seeds and otherwise we can have small plants. छोटे छोटे saplings हो सकते हैं जिससे हम grow कर सकते हैं. Then we have to take care of garden maintenance, watering the garden, fertilizing and weed control. Next slide. Type and size of garden. Now small or large, it will depend upon the available space. If we have a terrace, then it would be a little larger garden than in comparison to a balcony. And if you have a land, you know, if not even not only rural but urban houses also have lands. So if you have land, then you can have a larger garden, well planned, well maintained larger garden can be there. Then in the second picture you can see this is a raised bed. So raised bed gardens can also be there. Like at say if for example you have a cemented pavement and you cannot have sand to your access, then you can have a raised bed and there you can plant your crops or the plants. And containers, so we can have pots and cans, buckets and baskets, plastic bags, barrels and drums, old cement tanks. Next slide. How are we going to select a site? The very challenging thing is selection of where to plant what. And access to sunlight, access to clean water, good composition of soil. These are the very important things we have to take care of. And choice for selection of site is limited to limited due to shortage of land in the urban areas. We cannot select a site of our choice, but still we can plan accordingly. Because traditionally a kitchen garden would be establishing a garden in the backyard of the house where there is a nearby water sources there and there, you know, lot of sunlight is also present. Next slide.
Size and shape of vegetable garden depends on availability of plantation area as we mentioned and the number of persons in the family. आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? खाना आपको अगर प्रोड्यूस करना है, वेजिटेबल फ्रूट्स आपको प्रोड्यूस करने, ग्रो करने हैं, तो आप एक जने के लिए एक पौधा नहीं लगा सकते, बट यू शुड असेस दैट हमें कितना ग्रो करना होगा, कितने प्लांट लगाने होंगे ताकि हमारा सब पूरी फैमिली का उसमें एडजस्टमेंट हो सके. So about nearly 200 meter square area would be sufficient to provide vegetables throughout the year for a family of 5 members. And the shape of the garden, it is more preferable to have a rectangle garden instead of a square or a long strip of land. Next slide. At least 6 hourly direct sunlight is very essential when you are thinking to grow a vegetable garden. Even may it be on the terrace, but if you have long walls, or big trees which are giving all the shade, and it is not your area is not even getting a 6 hourly sunlight, then your vegetables would not be able to grow properly. And usually the plants receive good sunlight when they are planted in the southeast direction, so that they get a maximum sun there. Leafy vegetables like spinach, broccoli, lettuce, they are little shade-loving plants. So if you have a little bit of shade on such plants, then it is still okay. But certain other vegetables, most of the other vegetables require good sun. And tall plants, tall crops like tomato. Tomato would not be a very tall plant, but if you have a good size of tomato and you grow spinach along with it, then the tomato is going to give shade on the spinach. Now, if you don't get, say, it's okay that spinach is a shade-loving plant, but still it requires some sort of some bit of sunlight, because after all the green leaves are there. Everybody knows that leaves produce food from the sunlight. So that is why a little bit of sun is essential. And careful planning is important for winters, because when the leaves fall, so during the autumn times, when the leaves fall, they make a layer on the ground, and which is actually shading the soil. So we have to properly plan for the winters. Next slide. The layout of garden and selection of crops suited to each season depends on the agroclimatic conditions prevailing in your area. So whatever type of conditions are there, selection of plant and layout of the garden has to be accordingly. Depending on climate and seasonal changes, modifications are to be done in layout and crop allotment. प्राची, Layout of the, yes ma'am. तुम थोड़ा हिंदी भी बोलोगे, बच्चे अच्छा, है ना? हाँ ठीक है मैम, ठीक है मैम. ओके सर, जो हमारा जो एरिया होता है जहाँ पर हम ग्रो करने वाले हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चरल क्लाइमेट या उसकी सॉइल का टाइप कैसा है, मिट्टी का किस तरह का क्वालिटी है, और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, मौसम उसका, वहाँ पे धूप कितनी है, गर्मी कितनी है, ठंड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम उस गार्डन का लेआउट कैसा रखेंगे. जो बहुत जल्दी ग्रो करने वाले फ्रूट ट्रीज होते हैं, जैसे पपाया है, बनाना है, लेमन है, नींबू, उनको हमेशा हम नॉर्थ साइड में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे विल ग्रो क्विकली. और जैसे बनाना बहुत लंबा होता है, तो नॉर्थ साइड में उसको रखेंगे तो उसका शेड हमारे छोटे प्लांट्स पे नहीं आएगा, और जो छोटे प्लांट्स है हम उसको साउथ साइड में रखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे आप बीच में वो जो लाइंस वाला एक हाउस देख पा रहे हैं, वो बीच में हाउस है, उसके आगे कोर्टयार्ड है, मतलब वो जगह है जहाँ पे सब लोग खेलते हैं, उठते बैठते हैं. उनके आसपास वेजिटेबल स्क्वायर भी है, मल्टी लेयर गार्डन भी है, और मतलब यहाँ पर वो डिस्प्ले गार्डन भी हो सकता है, छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह हो सकते हैं. फिर साइड में एक नर्सरी है.
नर्सरी में वो लोग सीड्स को सैपलिंग बनाते हैं, छोटा प्लांट बनाते हैं। नर्सरी में वो लोग छोटे छोटे जो प्लांट्स है, जैसे ग्रीन हाउस, किसी को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए तो वो वहां डेवलप किया जाता है, तो नर्सरी उस तरह से है। दूसरी साइड में आप देखेंगे किचन गार्डन है, अगेन यहाँ पे भी किचन का कुछ जो प्लांट्स लगाए गए हैं। और पीछे की साइड में मल्टीपल क्रॉपिंग है, जहाँ पे बड़े प्लांट्स लगे हुए होंगे। यहाँ पे टेरेस गार्डन भी हो सकता है, वेटलैंड्स यानी पानी में उगने वाली या ज्यादा गीली मिट्टी में उगने वाली चीजें भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको। ये एक सिंपल सा लेआउट है, ये घर का बैक साइड है। बैक साइड में यहाँ पे यू कैन सी ऑल द प्लांट्स इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देखेंगे जो 6 बाय 6 का स्क्वायर मीटर का पूरा एरिया था, उन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक ए बी सी डी ई, और 5 हिस्सों में अलग अलग सब्जियां लगाई हैं। जैसे कि ब्लॉक ए है तो उसमें बॉटल गॉर्ड लौकी है, देन लौकी के साथ में प्याज लगाया है, और लौकी क्या होती है, क्रीपर होती है, बेल होती है, और नीचे क्या लगाया, प्याज। उसके बाद उसके नीचे बाद वाले सेक्शन में मूली लगाई है, गार्लिक लगाया है, एंड लेट्यूस लीव्स आर देयर, और लास्ट सेक्शन में कोरिएंडर या धनिया। तो इस तरह से पूरा 6 बाय 6 का एरिया था, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया कि किस तरह से हम प्रॉपर वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हियर अगेन देयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेजिटेबल गार्डन। इस तरह से यहाँ पे भी दे हैव डिवाइडेड ऑल द एरियाज। अब ये जो डिवीजन है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह से देखिए, इस तरह से डिवीजन किए जा सकते हैं फेंसेस लगा के, और यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। इतना प्लांट सफिशिएंट होगा अगर हमें 4-5 लोगों के फैमिली मेंबर्स का खाना बनाना है, तो इतना सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ दिस इज अ स्लाइड आई जस्ट वांटेड टू शेयर। हम लोगों ने एक कंपटीशन किया था, awareness about nutri gardens. So this is a slide from my garden. Last month जो fruiting plants थे उसको हम लोगों ने, I just wanted to show. Next slide. This is a DIY garden. You can easily create innovative ideas. बहुत अच्छे से आप नई चीजें इसमें create कर सकते हो. Next slide. Now how to select a plant. आपको लगाना कौन सा पौधा है, वो कैसे सेलेक्ट होगा। सबसे पहले एक लिस्ट बना लो, आपको क्या क्या चीजें लगानी है। उसके बाद, क्योंकि आप पहली बार कोई न्यूट्री गार्डन लगा रहे हो, तो हमें इजी प्लांट्स लगाने चाहिए। तो इजी प्लांट्स में क्या होगा, जैसे धनिया, फेनुग्रीक, मेथी इज वेरी इजी टू ग्रो, ठीक है। देन स्पिनच, पालक इज वेरी इजी टू ग्रो। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट ग्रोइंग फेनुग्रीक एंड स्पिनच। उसके बाद हम उसमें टोमेटो लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं ना। ये क्या होंगे कि करेला जो है या कुकुम्बर जो है, ये क्या है, क्रीपर्स हैं। ये बेल में चढ़ेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लकड़ी की स्टिक्स लगानी पड़ेगी या फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट इवन इन द गमलाज, इन द पॉट्स यू कैन डू दैट, एंड वो क्रीपर्स आसानी से चढ़ जाएंगी। देन you can also go for different other herbs like mint and coriander, पुदीना, धनिया। हम लोग चटनी खूब खाते हैं धनिया की, पुदीने की चटनी खाते हैं, क्यों ना हम घर में ही उगाएं और घर में ही खा लें, ठीक है। सो बड़ा अच्छा है। और जब हमको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हम कैसे प्लांट्स उगा सकते हैं, कैसे उनको यूज कर सकते हैं, कब उनको कट करना है, कितना पानी डालना है, हमें पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। फिर हम लेट्यूस लीव्स लगा सकते हैं, हम जुकीनी लगा सकते हैं, कलर्ड पेपर्स लगा सकते हैं, और इवन हम ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं। आप गमले में देख सकते हो, एक पिक्चर है यहाँ पे कॉर्नर में जिसमें ड्रैगन फ्रूट गमले में लग रहा है। सो वी कैन डू दैट ऑल्सो वेरी इजीली। हमें ध्यान ये रखना है कि हम घर में वो वाले पौधे लगाएं, वो वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लगाएं जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है, पर यूनिट एरिया, जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है, जैसे बीन्स, कैबेज, कैरेट, ठीक है, लेट्यूस, अनियन, पार्सले, मटर हो गए, पेपर्स हो गया, रेडिश, स्पिनच एंड टोमेटोज। तो हम एक प्लांट पे बहुत सारा प्रोड्यूस इससे ले सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ना जो मैं साइंटिफिक कह रही थी, क्रॉप रोटेशन, वो यहाँ है, ऐसे हम देख सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं, मई जून से सितंबर अक्टूबर के बीच का जो टाइम है, तो जैसे फर्स्ट लिखा है बिटर गॉर्ड या करेला,
तो मई जून में आपने अपने एरिया में जहां पे करेला लगाया है वो सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। सितंबर अक्टूबर आने के बाद आप करेला हटा दीजिए एंड वहां पर आप लगाएंगे लॉन्ग बीन्स, लंबी बीन्स या बीन्स वाली कोई भी वेजिटेबल यहाँ लगा सकते हैं। तो उस जगह पे करेला हटा के बीन्स लगा दिया, बीन्स लगेगी और वो आप दिसंबर जनवरी तक चलाएंगे। जनवरी आने के बाद जब आपने वो बीन्स हट गए तो अब आप यहाँ पे तरोई लगा सकते हैं। अब इससे क्या होता है, व्हाई इज इट साइंटिफिक, अलग अलग टाइप के क्रॉप को अगर हम लगाते हैं एक ही जमीन पे तो जो फिक्सेशन होता है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जो जमीन की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिक्स होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ किस तरह का पौधा है वो यूज करता है उस तरह के मिनरल को मिट्टी में से, और दूसरा पौधा वो वापस से सप्लीमेंट करता है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नेक्स्ट लिखा है ब्रिंजल एंड चिली, तो बैंगन और मिर्ची लगाइए और इट कैन कंटिन्यू अप टू दिसंबर एंड जनवरी, तो उसी में कंटिन्यू किया। उसके बाद उस जमीन पे उस एरिया में हम ओकरा या भिंडी लगाते हैं जो कि मई जून तक चलता है। तो इस तरह से वी कैन हैव अ साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट स्लाइड। We can also select the plants according to the availability of sunlight. हमारे पास रोशनी कितनी आती, तो सन प्लांट्स जो है वो टोमेटो, कैरेट, बीन्स, कुकुम्बर, ब्रिंजल, इनको अच्छी धूप चाहिए। सेमी शेड प्लांट्स हैं लेटस, स्पिनच, कैबेज, बीट, इनको कभी धूप कभी छांव चलेगी। और शेड लविंग प्लांट्स हैं जैसे रेडिश है, जिंजर, मिंट, पाइनएप्पल, दे लाइक शेड, तो ये शेड में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो हम जिस तरह का हमारे पास अवेलेबल स्पेस है या धूप है उसके हिसाब से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट, देयर न्यूट्रिटिव कंटेंट वैल्यू। अगर हम चाहें कि हम विटामिन सी रिच प्लांट्स लगाना चाहते हैं या हम प्रोटीन रिच प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो भी हम उस लिस्ट में से देख सकते हैं। इतने सारे प्लांट्स हैं जो हमें इतना सारा न्यूट्रिएंट्स देंगे जो हम घर में लगा सकते हैं, तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, हर्ब्स। हर्ब्स आजकल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कोविड है तो कोविड में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, हमें उसके अंदर स्पेशल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाली चीजों को खाना चाहिए। तो हर्ब्स आल्सो हैव लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फिनोलिक कंटेंट इज देयर। तो जैसे कि बेसिल या फिर तुलसी, तो हमारे इंडियन हाउसेस में मोस्टली सब में तुलसी होती है। So tulsi is not a new plant to grow, but curry leaves, mint, carom leaves, fennel, coriander, dill, lemongrass, aloe vera, fenugreek, इतने सारे हर्ब्स हैं जो हम आसानी से अपने घरों में लगा सकते हैं। पार्सले, रोजमेरी, शाइव, सेज, स्टीविया, ऑरिगेनो, अगर हमें अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया तो हम ऐसे एक्सोटिक हर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। गार्डन, जब भी हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को सो करते हैं तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें मिट्टी को क्लीन कर लेना है। तो ऐसा नहीं जरूरी है कि मिट्टी को छानना है, लेकिन जो सरफेस है उसको वी विल रिमूव ऑल दी डेब्रिस, कुछ भी पुरानी पत्तियां कुछ भी है तो उसको क्लीन करके सॉइल को एकदम क्लीन कर लेते हैं। उसको टिलिंग करते हैं, यानी कि उसको खोदते हैं ताकि वो उसमें एरेशन हो जाए, हवा लग जाए, उसमें वाटरिंग करते हैं। देन वी सेलेक्ट कि हमें बीज ग्रो करने, बीज बोने हैं या हमें सैपलिंग लगाना है, छोटा प्लांट लगाना है। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में सैपलिंग लगा रहे हैं, सेकंड पिक्चर में सीड्स आर बीइंग सोन। Whenever you are putting saplings, तो जब भी आप प्लांट कर रहे हो सैपलिंग्स तो ये ध्यान रखो कि कम से कम 15 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए दो सैपलिंग्स के बीच में, और हमें उसको एकदम से पानी डाल देना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरफिल नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी अगर नए प्लांट में डाल दिया तो वो गिर जाएगा। सो दिस इज हाउ, बस आपको सैपलिंग कहीं से भी निकालते हो तो ये ध्यान रखना है कि उसकी जो जड़ है उसमें ज्यादा हवा ना लगे और वो टूट ना जाए। नेक्स्ट स्लाइड। जो मिट्टी है, सॉइल को हमेशा बहुत अच्छा नरिश्ड रखना जरूरी है, तभी उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट में जाएंगे।
तो जब हम सॉइल को अच्छा नरिश रखते हैं, उसका एक तरीका कंपोस्ट बनाना होता है। कंपोस्ट में ये एक आइडियल कंपोस्ट का मिक्सचर दिया हुआ है, जैसे कि इतना सब कुछ हमारे पास जरूरी नहीं है हो, लेकिन जो जो हमारे पास होता है, तो देखिए नीचे से देखते हैं ड्राई लीव्स। सबसे पहले सूखी पत्तियां डाली, फिर थोड़ा मिट्टी डाली, फिर मैन्योर डाला या लिटर। नाउ लिटर वी डोंट हैव सो इट्स ओके। राइस हस्क इज देयर, उसके ऊपर हमने सॉइल डाला, फिर ग्रीन लीव्स और वीड्स डाले, फिर मिट्टी डाला और ऐश डाला। ऐश मतलब राख, ओके। एंड उसके ऊपर सूखी घास, ड्राई ग्रास इज देयर। सो दिस इज हाउ लेयर बाय लेयर तो वो कंपोस्ट अच्छा बन जाएगा। ऐसा हम घर में कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं इन बिग कंटेनर्स आल्सो वी कैन क्रिएट द कंपोस्ट। नेक्स्ट स्लाइड। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम कोई भी मिट्टी हम लोग ले रहे हैं, उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स कम है, ज्यादा है, या हमें कभी कभी उसमें फर्टिलाइजर्स कुछ तो डालना पड़ेगा। तो फर्टिलाइजर अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि वी आर गोइंग टू यूज गुड सॉइल और अ सॉइल मिक्स। ओके, सॉइल मिक्स के लिए जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, पीट मॉस आती है, तो 1 part मॉस, 1 part टॉप सॉइल मिट्टी, and 1 part builder soil or perlite. Okay, now what is perlite? It is a mixture of you can say compost etc, and it is very rich in nutrients. तो ये सब हम मिक्स करते हैं। फिर आपने नीचे देखिएगा तो ट्राइकोडर्मा। So what is trichoderma? Trichoderma एक फंगस होती है। This is a antagonist fungal organism which is present in soil and is highly effective for the management of seeds and soil borne diseases. तो मिट्टी के अंदर जो बीज है उसको अच्छा ग्रो हो, जो मिट्टी के अंदर कोई मिट्टी से होने वाली बीमारी, जो प्लांट में कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो जाए जिससे शायद जिसका इफेक्ट फ्रूट्स पे आ जाता है, लीव्स पे आ जाता है, और हम अगर खाएं तो हमें नुकसान कर सकता है, उन चीजों को स्टॉप करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so vegetables need a good soil as we have talked about it. अगर कहीं मिट्टी वाली पत्थर वाली मिट्टी है, if it is a hard rocky soil, तो what we will do, वहां पर वेजिटेबल्स ग्रो करना मुश्किल होगा। तो वहां पर हम रेज्ड गार्डन्स, जो रेज्ड बेड गार्डन्स है, वो हम वहां यूज करेंगे। और अदरवाइज हम लोग ऑर्गेनिक मैटर जो यूज कर रहे हैं, जो कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, और उसका मिक्सिंग जो एटलीस्ट 2 to 3 inches डीप, उसका मिक्सिंग अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वाटरिंग द गार्डन। पानी जब हम डालते हैं तो हम अलग अलग तरह से पानी डाल सकते हैं। वी कैन यूज अ स्प्रेयर विच विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द वाटर। अगर हमारे पास थोड़ी भी जमीन है या रेस्ड बेड्स हम यूज कर रहे हैं तो बड़ा इजी होगा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप में क्या होता है, पाइप होता है, पाइप के अंदर छोटे छोटे छेद कर देते हैं। वो छेद कहाँ रहेंगे, जो प्लांट्स, 2 सैपलिंग है, 2 सैपलिंग के बीच में वो छेद रहेंगे। सो दैट इज हाउ ड्रिप इरिगेशन कैन बी डन। एंड ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम पानी डालें तो पानी का सोर्स क्या है, क्योंकि पानी, दैट वाटर शुड नॉट बी कंटामिनेटेड। आप सब जानते हो कि पानी अगर कंटामिनेटेड होगा तो हमें बहुत सारे पैथोजेंस इफेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेशली जो सरफेस वाटर होता है, जैसे कि लेक्स वगैरह का वाटर होता है, वो एनिमल सीवेज से या एनिमल वेस्ट ह्यूमन सीवेज से या एनिमल वेस्ट से कंटामिनेटेड हो सकता है। प्लस उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ऐसी चीजें हो सकती है। तो इस वजह से वो कंटामिनेटेड वाटर, बाकी जो पब्लिक वाटर जो सिस्टम आता है, जो पब्लिकली जो हमारे घर में जो पानी आता है म्युनिसिपैलिटी का, दैट इज नॉट बैड, दैट इज ट्रीटेड वाटर, वी कैन यूज इट इजीली। Next slide. Now this is a very interesting slide when we can see what are the hunger symptoms of any plant. कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से उस प्लांट के पौधे को आप देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आयरन डेफिशिएंसी अगर होगी तो जो नया पत्ता निकलेगा वो व्हाइट सा निकलेगा, अच्छा ग्रीन नहीं निकलेगा। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो नया पत्ता जो होगा, उसकी डिजाइन, उसकी शेप जो है वो खराब हो गई होगी, मिस शेप होगा, और वो छोटा होगा, स्टंटेड होगा। Then if there is manganese deficiency, then there would be spots and holes. उस पत्ते में निशान होंगे, छोटे छोटे व्हाइट निशान होंगे या छेद होंगे।
नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होने से जैसे वो पत्ता थोड़ा सा पुराना होता है तो वो पीला पीला होने लगता है, विल्टेड हो जाता है, इट बिकम्स येलो एंड विल्टेड. सो वी कैन आइडेंटिफाई लाइक दिस कि कौन सी डेफिशिएंसी हमारी मिट्टी में या पानी में है. जैसे पोटेशियम डेफिशिएंसी से हम रिब्स में ऐसे येलो कलर की लाइंस देख सकते हैं, और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होगी तो रेडिश लाइन, ऐसी पर्पल वेन्स नजर आती हैं. आप लोगों ने कभी भी थोड़ा ध्यान दिया हो तो इस तरह की कई पत्ते हम लोग नॉर्मली देखते हैं. फॉस्फेट डेफिशिएंसी होती है तो थोड़ा डार्क लीफ होती है और वो पत्ता इजीली टूट जाता है. जबकि कार्बन डाइऑक्साइड डेफिशिएंसी जो होगी तो उससे क्या होगा कि पत्ता द लीफ विल डाई, पत्ता बिल्कुल डेड हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव टू आल्सो टेक केयर अबाउट द इंसेक्ट्स. फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो स्नेल्स. नाउ जैसे कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे स्नेल्स हैं वो मॉनसून में, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा आते हैं, और ये स्नेल्स को किल करना इज नॉट इजी बिकॉज स्नेल्स के लिए जो मेडिसिन आती है फोरेट, इफ यू पुट दैट फोरेट ऑल्सो देन व्हाट हैपेंस, द स्नेल एक्चुअली गोज डीप इनसाइड द सॉइल. मरता नहीं है वो अंदर चला जाता है. फिर जैसे ही थोड़े दिन हो जाते हैं, बारिश आती है, वो स्नेल वापस ऊपर आ जाता है. एंड व्हाट इट डज, वो लीफ को पूरा कट कर देता है. So when the leaf is already eaten by the snail, then what will happen? You will not get any nutrition, obviously. So what you can do is you can hand pick the vegetables. तो आप जब तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें कोई कीड़ा है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. और आप होममेड इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हो, जैसे कि नीम की पत्तियों से बना होता है इंसेक्टिसाइड दैट कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट स्लाइड. टॉकिंग अबाउट न्यूट्री गार्डन्स, हमने कहा कि बहुत अच्छे होते हैं. न्यूट्री गार्डन्स हमें बहुत फ्रेश फूड प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक फूड हमें मिल जाएगा, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स हमें मिल जाएंगे, वैरायटी हमें मिल जाएगी. लेकिन फिर भी फूड सेफ्टी उस गार्डन में जरूरी है. क्यों? क्योंकि उस गार्डन में अगर कंटेमिनेशन हो गया तो जो फ्रूट और वेजिटेबल होंगे वो आपको हार्म करेंगे. और ये कंटेमिनेशन कहाँ से आ सकता है? सॉइल से, वाटर से, कंपोस्ट या मैन्योर जो आप डाल रहे हो उससे आ सकता है. जब डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो पेट्स होते हैं घर में, उनकी वजह से कंटेमिनेशन हो सकता है. पर्सनल हाइजीन नहीं रखने से कंटेमिनेशन हो सकता है. हार्वेस्ट कंटेनर्स जो होते हैं, इफ दे आर नॉट प्रॉपरली क्लीन, देन वाटर, ओके, दैट इज अ रिपीट. देन पोस्ट हार्वेस्ट होल्डिंग, हाउ आर यू स्टोरिंग दोस fruits and vegetables which you have harvested. ये सारी चीजों से आपका अच्छा मेहनत करके उगाया हुआ फ्रूट और वेजिटेबल भी कंटेमिनेटेड हो सकता है. सो फूड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. Some important tips to wind up the talk. First is that reputable source of seed you should select. बीज अच्छा नहीं होगा तो आपको अच्छा क्रॉप नहीं मिलेगा. सो अच्छा बीज लीजिए. नाउ व्हेन यू आर बाइंग अ गुड सीड, तब भी एक बात होती है कि हर सीजन में सेम सीड शायद ना चले, तो हमें नया सीड खरीदना पड़ता है. प्लस आजकल हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, तो हाइब्रिड वेजिटेबल के जो बीज होते हैं वो अगले साल उस प्लांट में से निकले बीज से नहीं चलते, हमें नया बीज खरीदना पड़ता है. सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट. देन सेलेक्ट प्लांट्स दैट आर हेल्दी. जब आप प्लांट खरीद के ला रहे हो तो ये ध्यान रखो कि प्लांट हेल्दी हो, उसकी डंडियां अच्छी मजबूत हो, मीडियम साइज का, बहुत छोटा प्लांट भी नहीं लाएं, बहुत बड़ा प्लांट भी ना लाएं. तो मीडियम साइज का प्लांट खरीदें और उसकी रूट्स बहुत अच्छी हो, उसकी जड़ें बहुत अच्छे से सेट हुई हो और उसमें कोई कीड़ा लगा हुआ नहीं हो. Then what you should avoid, कोई भी अगर प्लांट खरीद रहे हो जिसका पत्ता कोई पीला हो रहा है या कोई ट्विस्टेड विल्टेड हो रहा है, कुछ इस तरह के आपको लग रहा है कि शायद कभी इन पत्तों में कोई बीमारी हो गई थी, तो इस तरह का प्लांट हमें नहीं खरीदना चाहिए. Then when we are obtaining plants in containers, अगर हम प्लांट जो गमला खरीदे या फिर प्लास्टिक के वो पॉलिथीन बैग्स आते हैं आजकल, उसी में नर्सरी में हमें प्लांट्स मिलते हैं, तो जो प्लास्टिक बैग्स हैं
उसको आपको ये देखना चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग में जो जड़ें हैं वो अच्छे से मजबूत है। ऐसा ना हो कि वो नया नया उस बैग के अंदर फिट करा हो, बिकॉज उस केस में वो प्लांट वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा, उसके अंदर बहुत अच्छे से सेट नहीं होगा, और फिर हो सकता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लांट ना हो, और आप जब आके घर में उसको लगाओगे तो वो खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में, इट विल बी डेड। Then equipments and tools should be properly maintained because they are going to help you in the gardening process. And you should have a quick source of materials for pest control. If you require pest control, तो आपने जैसे देखा कि कोई कीड़ा कोई इंसेक्ट आपके प्लांट में है, तुरंत उसी वक्त उसको खत्म कर दीजिए, उसी वक्त टेक एन एक्शन सो दैट यू आर एबल टू कंट्रोल इट। तभी एक प्लांट में लगा, ऐसा ना हो कि पूरे गार्डन में कीड़ा लग जाए। एंड इफ यू हैव गुड स्प्रेयर्स, तो ट्रीज के ऊपर तक भी आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। Proper care should be taken whenever you're using any chemicals, and you should always follow instruction. कभी कभी केमिकल के बॉक्सेस पे लिखा होता है कि आप ग्लव्स पहनिए, मुंह पे कपड़ा बांध के रखिए, चश्मा लगाइए, तो you should follow all these instructions, and then only, because you should not take any risk with all these chemicals. नेक्स्ट स्लाइड। या ओके, सो आई होप कि आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा, कोई मोटिवेशन मिला होगा कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। बच्चे भी हम अपने घर में छोटे छोटा, जरूरी नहीं है कि बड़ों की जरूरत पड़ेगी, हम कोई से भी मेथी के धनिया के बीज लेके आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। किसी भी तरह का पॉट ले लिया, कोई पुराना पेंसिल बॉक्स ले लिया, ठीक है, तो that way you can easily grow and see how beautifully this person has decorated. यहाँ पे इसको sitting area बना लिया है उसने, and the person might be enjoying the life there. Okay, so I hope you have learned something from this presentation. Richa di? Such a wonderful and exhaustive presentation, Prachi. I must congratulate you. इतना बढ़िया तुमने बताया, और हम ये रिचा से तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेने वाले हैं, क्योंकि हमें ना इसको याद रखना मुश्किल है। बहुत elaborate, बहुत बहुत exhaustive, and thank you so much. I mean, really, I am also enlightened. Thank you so much for a wonderful presentation. Thank you so much, ma'am. But there were still certain things which I wanted to incorporate. I didn't get time. वो सारा डिटेल कर लो, और फिर हम एक दिन खाली न्यूट्री गार्डन को देते हैं। I would like to thank you because even I listened with a lot of interest. I'm an avid gardener, and the information that you provided, I'm definitely going to use it. चाहती हूँ मेरे से share कर लेना जरा present. Sure. Thank you so much that you have all liked it, and if there are any questions amongst the, I would prefer if the students actually start growing, और वो सारे बच्चे जो एनएसएस के हैं वो पिक्चर्स खींच के अपने रिचा मैम को दिखाएंगे कि मैम देखिए हमने अपना घर में कुछ ना कुछ ग्रो करना शुरू कर दिया है. So that would be, then in that case my presentation would be successful. So I think it was really an exhaustive and informative session. Lots and lots of knowledge for the students, which they can use. और ये सबके लिए ज़रूरी है, especially जो COVID-19 वाला टाइम है, उसमें जब हम बाहर से कुछ भी खरीदने से डरते हैं, तो इस तरह की नॉलेज सभी के लिए, मतलब एनएसएस वॉलंटियर्स दूसरों को अवेयर करेंगे, बट उनके खुद के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको वो यूज कर सकते हैं. So I thank you, Prachi, for such a wonderful presentation. And before moving ahead, I would just like to make an announcement. We would be sharing a feedback form link in the chat box itself. As soon as you fill the form, you will receive an e-certificate in your mailbox. In case you have any queries, you can contact us at any of our numbers from where you have received the links, or the mail which was given to you in the morning, all those who had registered. So you can contact us there and we'll try to solve your problem. And before moving ahead, I would now like to welcome our NSS program officer, Dr. Achal Puri. She is one of our very energetic members, one of my very energetic colleagues, and she is basically from commerce background, but she has very dynamically represented at college at various platforms of NSS. So over to you, Dr. Achal Puri, for formal vote of thanks.
Achal, are you there? Achal, just a moment. Hello. 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 Yeah. Thank you so much, Richa ma'am. It's a pleasure being a part of such an important session. From the core of my heart, on behalf of the institution and NSS volunteers, I thank Madam Dr. Namali Singh for her valuable observations and sharing her wisdom and igniting the young minds. We ensure to revive the role of NSS volunteers in the same context. I also thank Dr. Dipali for making us realizing the importance of three very vital phases of life, that is the first 1,000 days, and sharing such thought-provoking facts and figures. In the same queue, we are thankful to Dr. Prachi for her valuable presentation and details about Nutri Garden setup and its maintenance. Our sincere thanks to our respected principal, Madam Dr. Seema Agarwal, who herself is the best person to be referred for Nutri Garden. We are thankful to you, ma'am, for your never-ending support and guidance. Thanks to Richa, ma'am, Department of Home Science, for organizing such important sessions for all of us. And thank you, dear volunteers, for listening so patiently. Thank you. Thank you so much. So on this note from Dr. Achal, I hope everybody has some important key messages to take away home. आपने कुछ नया आज सीखा होगा जिसको आप अप्लाई कर पाएंगे आगे की अपनी लाइफ में. और एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए स्पेशली हमने इसीलिए ये ऑर्गेनाइज किया था कि वो जाते हैं दूर दूर तक लोगों के बीच में, तो वो ये इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें उतना हमारा पर्पस सॉल्व होता है आज के इस वेबिनार का. And I again thank all my mentors, Dr. Nimali Singh, Dr. Kanika Verma, Dr. Reshma Bulchandani, and Dr. Dipali Hariprasad, Dr. Prachi, to be there, to take out time. And there are some important names I have, because I've met them first time, I might not be remembering few of them. But thank you so much for being there. We have got very wonderful remarks in the chat box. People have really appreciated the efforts. So it is such a pleasure to be able to be of some purpose, because our subject in itself is one of the most applied subjects, as I always think. It directly touches our lives. So I thank you all for being there. Definitely fill up your feedback forms and receive your certificates. In case of any query, you can always contact us. We are there to solve your problems. Richa, And I think with that, can we yes, invite Kanika Verma and Dr. Reshma Bulchandani for some comments? Yeah, definitely, ma'am. Definitely, ma'am. I would like Dr. Kanika Verma, one of my teachers, and I have worked closely with her also as a past president IDA when she was there. So, ma'am, we would definitely like to hear from you about today's session. Thank you, Richa. I was just writing a congratulation. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I was just writing congratulations to you for such a wonderful webinar, and both the speakers were so enthusiastic. Prachi, I am definitely going to plan, plan the garden the way you have said. I have the space, and you have really motivated me. And Dipali, 1,000 days, of course, we all know about it, but you explained it in such simple terms. I just loved the way you explained it. So wonderful to hear both our young nutritionists organized by a very young, enthusiastic Richa. So thank you all of you for giving us a wonderful time. All my love and blessings to you. Thank you, ma'am. We need it always. Thank you, ma'am. And thank you, Richa, Nimali, ma'am, everybody for thank you. This webinar. Thank you, Dipali, and thank you, Prachi, for being. I mean, I'm just so blessed that you are doing wonderfully, not only in your life, but you have made such wonderful and motivational presentation. I'm really very happy with this. And Reshma, would you like to
make a comment if you are there, Reshma, just to motivate our young students, because ये जो हमारे बच्चे alumni है ना, ये जाके कितना अच्छा नाम कमा रहे हैं, यही हमें दिखाना है इन बच्चों को. MSc न्यूट्रिशन के बच्चे भी हैं हमारे साथ, क्योंकि रेशमा, are you there? मैम मेरे ख्याल I think Reshma is not here. है ना? She was here. I think now she's left. हाँ, I think she's So- recently left. Yeah. Dipali, more from you. प्राची तो हमारे टीम का पार्ट ही है. I think you will be able to give us more time in the future. Of course, ma'am, anytime. हाँ. Thank you so much. Thank you. So shall we call it a day? Yes, ma'am. I think we'll finish with today's day. So thank you everyone for taking out your valuable time. Thank you so everyone. much. Thank you so much.